Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. Today we'll start with the revision of the chapter that is coordination compound. This is a very important chapter and very easy as well. इसमें से isomerism has been deleted, so rest everything is very easy. Isomerism में थोड़ा सा students को problem होती थी, but वो क्योंकि हट चुका है तो now it has become very easy. तो first topic in this is difference between double salt and coordination compound. So difference between a double salt and coordination compound. So difference between double salt and coordination compound. Double salt का example आपने अपने titration करते वक्त देखा होगा, that is Mohr salt, right? So Mohr salt is ferrous ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. So this is a double salt. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो salts का combination से ये salt बना हुआ. This is a double salt. तो double salt में आप जब भी hydrolysis जब भी आप करवाएंगे या इसमें जब भी आप पानी डाल देंगे, so it will dissociate into its constituent ions. मतलब कि इसमें Fe2 positive आपको मिलेगा, इसमें NH4 पॉजिटिव मिलेगा, इसमें SO4 ट्वाइस नेगेटिव के भी आयंस मिलेंगे. आई हैवंट बैलेंस द रिएक्शन बट इसमें आयंस मिलेंगे. तो ये जो सोल्यूशन मिलेगा ना, ये तीनों का टेस्ट शो करेगा. ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आप करते हैं उसमें ऑफ सॉल्ट्स वगैरह का, तो उसमें इन सब का टेस्ट ये शो करेगा डबल सॉल्ट्स. मगर जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, सपोज दिस राइट, सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये डिसोसिएट करेगा इनटू दिस. ऑलराइट, तो इट विल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. मतलब ये दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, वेयर एज डबल सॉल्ट विल ऑलवेज डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एंड हेंस इट विल गिव इट्स टेस्ट. एंड जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टेस्ट नहीं देगा, नो टेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. तो ये हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, फिर कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ होते हैं. तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिखा ना, तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी इसको बोलते हैं. इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी इसको बोलते हैं. ठीक है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर Fe है जैसे, सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम. जो भी न्यूक्लियोफाइल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको बोलते हैं लाइगेंड. इसका नाम चेंज हो जाता है जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है. एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर कुछ लगा हो, चाहे यहाँ पर कुछ लगा हो, चाहे पहले कुछ लगा हो, चाहे बाद में कुछ लगा हो, तो ये दोनों जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं काउंटर आयन इनको बोलते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल आपने देखा ना, पोटेशियम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, सो दिस इज अ काउंटर आयन. अगर सिमिलरली स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होगा, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर आयन. ठीक है, ऑलराइट. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स. टाइप्स ऑफ लाइगेंड का मतलब ये है कि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो लाइगेंड्स होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम, एंड जो काउंटर आयंस होते हैं ना वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो हमें मैक्सिमम जो मतलब होगा ना वो लाइगेंड से मतलब होगा. तो टाइप ऑफ लाइगेंड, तो सबसे पहला होता है मोनोडेंटेट लाइगेंड. नाम से पता चल रहा है डेंटेट लाइगेंड. तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि वो लाइगेंड जो कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल एटम, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम, मेटल एटम. सो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. जैसे एग्जांपल Cl नेगेटिव हो जाएगा, Br नेगेटिव हो जाएगा, H2O हो जाएगा. ये सर ये यहाँ पर नहीं होगा. तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स.
फिर आते हैं बायडेंटेट लाइगेंड, नाम से पता चल रहा है डेंटेट लाइगेंड। अब नाम से इजीली पता चल रहा है कि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जैसे कि इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, EN उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। इसका एक और नाम है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन इसका एक और नाम है, राइट। तो इथेन 1,2 डायमीन ये होता है दरअसल। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं विद दी सेंट्रल मेटल एटम, तो हेंस दिस इज अ बायडेंटेट लाइगेंड। एक और लाइगेंड है ऑक्सलेटो, ठीक है। तो दिस इज दोनों ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, या शॉर्ट फॉर्म में OX लिखते हैं, सांड, ऑलराइट। फिर इसके बाद ग्लाइसिनेट आयन एक होता है, ये होता है, राइट। तो ये ऑक्सीजन से और ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, तो इसको ग्लाइसिनेट आयन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY। सिमिलरली ऐसे ट्राइडेंटेट लाइगेंड होता है, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, एंड जो मुझे ऐसे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हेक्साडेंटेट लाइगेंड, हेक्साडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। हेक्साडेंटेट लाइगेंड है का एग्जांपल है EDTA, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखिएगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इस पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है दैट इज़ -4, चार्ज होता है -4, ये चार्ज याद रखिएगा बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म लाइगेंड्स के फील्ड में पूछा जाता है दैट इज़ एम्बिएंट लाइगेंड। एम्बिएंट लाइगेंड क्या होते हैं? एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बट दे हैव 2 अटैकिंग साइड्स, जैसे कि CN जो है एक टाइम पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, मगर ये नाइट्रोजन से भी तो बना सकता है। तो सेम मॉलिक्यूल which has 2 अटैकिंग साइड्स, ठीक है, बट इट फॉर्म्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट 1 टाइम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिएंट लाइगेंड। जैसे NO2 में नाइट्रोजन भी बना सकता है, बट NO2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ONO, ऑलराइट। तो ऑक्सीजन से भी यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है। फिर NCS में नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, और SCN थायोसाइनेटो सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ एम्बिएंट लाइगेंड कि सेम मॉलिक्यूल है ये, राइट, बट इट हैज़ 2 अटैकिंग साइड्स। मगर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे ये, राइट। फिर इसके बाद एक टर्म आता है कॉल्ड एज चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ रिंग बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, फॉर्मेशन ऑफ रिंग बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड तो रिंग कभी बना नहीं पाएंगे। बायडेंटेट से ये स्टार्ट हो जाता है चिलेशन। जितना ज़्यादा चिलेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो आप देख सकते हैं रिंग बन गई, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चिलेशन, ठीक है। सो चिलेशन से फ़ायदा क्या होता है? चिलेशन increases the stability of the molecule। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बने हैं कि आप लोग से पूछ लिया जाता है कि FeEn होल ट्वाइस, En होल ट्वाइस ये ज़्यादा स्टेबल है, और FeCN होल 4 फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं En जो है ये चिलेशन करता है, तो हेंस दिस मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस FeCN होल 4,
which is more stable. ठीक है। फिर आपसे बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में आपको बस ये ध्यान देना पड़ रहा है कि जो लाइगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the ligands। तो आपको बस ये काउंट करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि FeCN होल ट्वाइस En, इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करिए। तो Cn जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 2 Cn लगे हैं तो 2 into 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड En जो है इथेन 1,2 डायमीन, वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इट इज़ अ बाइडेंटेट लाइगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया ऑफ Fe, दैट इज़ 4। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, राइट। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ CrNH3 होल ट्वाइस एंड H2O होल 4, ऑलराइट। अब दोनों ही मोनोडेंटेट लाइगेंड है। NH3 इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लाइगेंड एंड H2O इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लाइगेंड। बट क्योंकि NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड H2O का 1 मॉलिक्यूल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम वुड बी 6। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाउ यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यू नीड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट द लाइगेंड्स फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम। एंड नेक्स्ट इज how to calculate the oxidation number. Oxidation number. अब इसके लिए you need to remember the charge on of ligands as well as the counter ion. अब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो उसमें काउंटर आयन से भी हमें मतलब होता है। ठीक है, तो आपको चार्ज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि Cl का क्या चार्ज है, En पे क्या चार्ज है, ग्लाइसिनेट आयन पे क्या चार्ज है, ये सब चार्ज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो FeCN होल ट्वाइस एंड En, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें Fe का निकालना है। तो Fe के लिए X, जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन में करते थे, Cn नेगेटिव होता है ना, एंड दे आर 2 Cn मॉलिक्यूल्स, तो या Cn आयंस, तो 2 into -1। En इथाइलिन डायमीन, देखिए इथाइलिन डायमीन में कोई भी चार्ज नहीं है, ये ना इथाइलिन डायमीन, देयर इज 0 चार्ज, तो 0। एंड नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, दैट इज 0। तो हेंस x इज इक्वल टू +2। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आ गया +2। ठीक है, ऐसे रोमन्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जब IUPAC पढ़ेंगे तो आपको मैं ये बताऊंगा कि उसमें आप देखिएगा कि रोमन्स में लिखा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं CuCN होल 4 2 नेगेटिव। बहुत सिंपल है, Cu के लिए x, Cn पे चार्ज अगेन -1 होता है, एंड व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, -2, तो x इज इक्वल टू +6। ठीक है, हालांकि ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, मगर फिर भी ये एग्जाम्पल बस है आपको बताने के लिए, राइट। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल देखिए, COCl2En होल ट्वाइस एंड ये Cl। अब कोबाल्ट का निकालना है, तो x, Cl पे चार्ज होता है -1, En पे चार्ज होता है 0, फिर Cl एक बाहर भी तो लगा हुआ, तो उसका भी चार्ज -1। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, 0, तो x इज इक्वल टू +3, राइट। लास्ट एग्जाम्पल कि 3FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, अब C2O4 इज ऑक्सलेट। ठीक है, ऑक्सलेट का देखिए सांड याद रखिएगा, ऑक्सलेट OX था ना, ऑक्स की कितनी सींगे होती हैं, 2 सींगे होती हैं, तो 2 सींगे मतलब 2 चार्ज। ये देखिए मैंने ऐसे याद रखा है, ऑक्स में 2 सींगे होती हैं, राइट, तो ऐसे याद रहेगा। अच्छा, पोटेशियम का चार्ज होता है +1, तो 3 into +1, Fe का x एंड ऑक्सलेट 2 सींगे इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज 0, तो x इज इक्वल टू +3 निकल के आ जाएगा। हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट चीज़ में इसमें दो टर्म्स और हैं, दैट इज़ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा ना तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये होमोलेप्टिक मैं लिख रहा हूँ और ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल, और जब मैं हेट्रोलेप्टिक लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। CONH3 होल 4 Cl2+1। तो आप देख सकते हैं ना क्या चेंज आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ जब डिफरेंट लाइगेंड्स हैं होंगे तो हेट्रोलेप्टिक लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब सेम लाइगेंड्स होंगे तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल, वेरी सिंपल, मगर ये पूछा बहुत जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग IUPAC देखेंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड उसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देखेंगे। सो आपका भी काम है कि जितना हम लोगों ने किया उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए अच्छी तरीके से, जो डेफिनेशंस देखी हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। सो दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान साइनिंग ऑफ। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।